तो बच्चों, मैं स्टडी वेब से फैज़ल अली और लेकर आ गया हूँ आपके लिए एक और अच्छा टॉपिक, जिसमें हम मुद्रा की विभिन्न परिभाषाओं के ऊपर इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। हालांकि हमारा चैप्टर मुद्रा चल रहा था और मुद्रा के अंदर हमने कई सारी जो टॉपिक हैं उनको हमने कवर कर लिया। इसके बाद एक वीडियो और आएगी जिसमें हम मुद्रा पूर्ति आपको पढ़ाएंगे। फिर मुद्रा का जो चैप्टर है वो हमारा पूरी तरीके से फिनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो आज हम मुद्रा की परिभाषाओं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। हालांकि इससे पहली वाली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, जिसमें मैंने अपने मुद्रा के कार्य आपको पढ़ाए थे कि मुद्रा वो होती है जो मुद्रा कार्य करे। ये इसकी एक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी मुद्रा की परिभाषाएं दी जा सकती हैं, जो हम आज की क्लास में देखने वाले हैं। इसके अलावा मुद्रा की परिभाषाओं को 3 तरीके से मैंने यहाँ पर विभाजित किया है। पहला है वैधानिक मुद्रा के रूप में किस तरीके से परिभाषा हो सकती है, कार्य के आधार पर मुद्रा की परिभाषा किस प्रकार हो सकती है, और तरलता के आधार पर मुद्रा की परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है। सबसे पहले वैधानिक मुद्रा हम कहते किसको हैं? जिसको हमारे देश की सरकार ने ऑफिशियली ये बोल रखा है कि ये मुद्रा है, उनको हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। हमारे देश में कागज़ के नोट और सिक्के आरबीआई और भारत सरकार के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिनको हम वैधानिक मुद्रा कहते हैं। वैधानिक मुद्रा की खासियत क्या होती है कि कोई भी व्यक्ति वैधानिक मुद्रा को लेने से मना नहीं कर सकता। ठीक है, वैधानिक मुद्रा को 3 भागों में, यहाँ पर हमने 2 भागों में बेसिकली विभाजित किया हुआ है। पहला है सीमित विधि मान्य मुद्रा, दूसरा है असीमित विधि मान्य मुद्रा। भाई, सीमित विधि मान्य मुद्रा के अंदर हम सिक्कों को शामिल करते हैं। किसको शामिल करते हैं? सिक्कों को शामिल करते हैं। इसका रीज़न क्या है? कह रहा है कि जो सिक्के हैं वो लिमिटेड एक्सेप्टेड होते हैं। अगर हम किसी दुकान पर जाते हैं और हम किसी दुकान पर जाकर 2000 रुपये का सामान खरीदते हैं और उसको हम पेमेंट सिक्कों में देते हैं, तो हो सकता है कि सामने वाला 2000 के सिक्के लेने के लिए मना कर दे, क्योंकि उसे काउंट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी, बहुत सारे सिक्के हो जाएंगे। तो हमारी भारत सरकार ने बोल रखा है कि अगर छोटी छोटी पेमेंट है 5 रुपये की, 10 रुपये की, 100 रुपये की, 50 रुपये की, तो हम सिक्कों में कर सकते हैं। लेकिन अगर बड़ी पेमेंट है, अगर भुगतान की मात्रा ज़्यादा है, तो हम उसको सिक्कों में नहीं कर सकते। तो भारत सरकार ने बोला है कि सिक्कों में पेमेंट आप ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये तक ही मान्य है। अगर सामने वाला चाहे तो मना कर सकता है, अगर आप 1000 रुपये से ज़्यादा उसे सिक्कों में पेमेंट कर रहे हो तो। लेकिन अगर सामने वाला चाहे तो वो ले भी सकता है। अगर कोई अपनी मर्ज़ी से 2000 रुपये का भुगतान सिक्कों के रूप में एक्सेप्ट कर रहा है तो उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप उसे दे सकते हो। लेकिन हमारी भारत सरकार ने बोला है कि अगर 1000 रुपये तक ही सिक्कों को एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर 1000 रुपये से ज़्यादा कोई आपको सिक्कों में भुगतान कर रहा है तो आप सामने वाले को भुगतान लेने से मना कर सकते हो। यानी इसीलिए हमने सिक्कों को क्या नाम दिया है? सीमित विधि मान्य मुद्रा बोला गया है। असीमित विधि मान्य मुद्रा कौन सी होती है? वो मुद्रा जिसके अंदर भुगतान हम असीमित मात्रा तक कर सकते हैं। जैसे कागज़ के नोट, कागज़ के नोट से हम असीमित मात्रा तक भुगतान कर सकते हैं। अगर मैंने किसी व्यक्ति से 100 रुपये का सामान खरीदा तो मैं उसे करेंसी नोट में पेमेंट दे सकता हूँ। 10,000 रुपये का खरीदा तो भी, 1 लाख रुपये का सौदा हुआ तो भी, 2 लाख रुपये का सौदा हुआ तो भी, यानी कि नोट यानी करेंसी नोट के अंदर जो भुगतान है वो असीमित मात्रा तक किया जा सकता है। कोई भी उसे लेने से मना नहीं कर सकता, इसलिए उसे मैंने असीमित विधि मान्य मुद्रा कहा गया है। ठीक है, अगले नंबर पे है गैर विधिग्राह्य या ऐच्छिक मुद्रा। वे मुद्राएं जो सरकार द्वारा तो नहीं चलाई गई, लेकिन फिर भी उसको बाज़ार में एक्सेप्ट किया जाता है, बाज़ार में उससे भुगतान लिए जा सकते हैं, उन्हें हम ऐच्छिक मुद्रा या फिर गैर विधिग्राह्य मुद्रा कहते हैं। जैसे कि चेक, ड्राफ्ट, बिल आदि ये सरकार द्वारा नहीं चलाए जाते, ये बैंकों के द्वारा जनरली चलाए जाते हैं और इसको एक्सेप्ट करना इच्छा के अनुसार है। यानी हम चाहें तो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। अगर आप सामने वाले को बैंक किसी चेक से पेमेंट देते हो तो हो सकता है सामने वाला मना कर दे। ठीक है, तो इसलिए हमने इसे बोला है ऐच्छिक मुद्रा। यानी सामने वाला जब भुगतान इस माध्यम से लेने के लिए तैयार होगा तभी हम उसे इस माध्यम से भुगतान कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन नोट, करेंसी नोट के केस में ऐसा नहीं है, सामने वाला आपसे भुगतान लेने के लिए मना नहीं करेगा। आइए अगर हम देखते हैं, अगर हमारी ये एग्ज़ाम में पेपर में आया तो हम इसकी डिटेल किस तरीके से अपने पेपर के अंदर लिखेंगे। ठीक है बच्चों, समझते हैं। वैधानिक मुद्रा, जिस मुद्रा को सरकार द्वारा
जिस मुद्रा को सरकार द्वारा कानूनी रूप से घोषित किया जाता है उसे विधिग्राह्य मुद्रा या वैधानिक मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भारत में करेंसी नोट और सिक्के विधिग्राह्य मुद्रा के उदाहरण हैं। ठीक है, अब समझते हैं, मैंने बोला था विधिग्राह्य मुद्रा को हमने दो भागों में बेसिकली विभाजित करा है। सबसे पहले हमारा सीमित विधिमान्य मुद्रा, भुगतानों का निपटारा करने के लिए किसी विशिष्ट मुद्रा का प्रयोग एक सीमा तक किया जा सकता है, जैसे कि भारत में छोटे मूल्य के सिक्के सीमित विधिमान्य के उदाहरण हैं, क्योंकि अब छोटे सिक्के अधिक से अधिक 1000 रुपये तक ही स्वीकार किए जाते हैं। यानी सिक्कों में हम सामने वाले को 1000 रुपये से ज़्यादा में पेमेंट नहीं कर सकते अगर सामने वाला लेने के लिए तैयार नहीं है तो। ठीक है, और अगर लेने के लिए तैयार है तब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं असीमित विधिग्राह्य मुद्रा। इससे अभिप्राय विधिग्राह्य मुद्रा के उस रूप से है जिसके रूप में किसी भी मात्रा के ऋण को चुकाया जा सकता है। यानी कि हम ऋण का मात्रा कितनी भी हो, भुगतान की मात्रा कितनी भी हो, हम इससे भुगतान कर सकते हैं। इस मुद्रा को स्वीकार करने से मना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अगर कोई वैधानिक मुद्रा को लेने से मना करता है तो हम उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकते हैं। भारत में कागजी नोट असीमित विधिग्राह्य मुद्रा का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, समझ में आता है। वैधानिक मुद्रा के बारे में आपको बताया मैंने। इसी तरीके से गैर विधिग्राह्य मुद्रा या ऐच्छिक मुद्रा क्या होती है? इससे अभिप्राय मुद्रा के उस रूप से होता है जिसे सामान्यतः स्वीकार किया जाता है, परंतु कानूनी रूप से व्यक्ति उसे स्वीकार करने को बाध्य नहीं है। यानी चेक, ड्राफ्ट, बिल, इसे स्वीकार तो किया जाता है बाजार में, लेकिन कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से इसको स्वीकार करता है, किसी दबाव में स्वीकार नहीं कर सकता, या वो इसे लेने के लिए बाध्य नहीं होता। अगर आपने किसी को 10,000 रुपये का सामान बेचा और वो बोलता है कि लो आप चेक स्वीकार कर लो, तो वो आपकी मर्जी है। आप चेक में पेमेंट ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते, इसलिए इसको बोला गया ऐच्छिक मुद्रा। उदाहरण के लिए चेक, बैंक ड्राफ्ट और विनिमय बिल आदि को हम किस नाम से जानते हैं? ऐच्छिक मुद्रा के नाम से जानते हैं। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको वैधानिक मुद्रा के बारे में बताया, हमने इसकी कैटेगरीज बताई कि इसके डेफिनेशन किस किस तरीके से आ सकती है। अगले नंबर पे आते हैं मुद्रा की कार्य आधारित परिभाषा। हमने पढ़ा था कि मुद्रा के 4 कार्य होते हैं: माध्यम, मापक, मान और भंडार। अगर पिछली वीडियो नहीं देखी तो जाकर वो अच्छी तरीके से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मुद्रा की जो कार्य है मुद्रा के, वो है माध्यम, मापक, मान और भंडार। इन कार्यों के आधार पर मुद्रा को 2 तरीके से परिभाषित किया जाता है: संकुचित परिभाषा और विस्तृत परिभाषा। संकुचित मतलब छोटा, क्या मतलब होता है? छोटा। और विस्तृत मतलब इसकी बड़ी परिभाषा, यानी ब्रॉड डेफिनेशन है। बात समझ में आ गई बच्चों? तो संकुचित परिभाषा में किसको शामिल करते हैं? अगर हम मुद्रा के माध्यम को शामिल करते हैं, यानी हम मुद्रा के बाकी सारे कार्यों को छोड़ देते हैं कि भाई मुद्रा मापक का काम करता है, भूल जाओ, मान का काम करता है, भूल जाओ, भंडार का काम करता है, भूल जाओ। सिर्फ मुद्रा के किस काम को याद रखो कि ये माध्यम का काम करता है। जब हम सामान को खरीदते बेचते हैं, ठीक है, सेवा को खरीदते बेचते हैं, तो उसमें ये माध्यम का काम करता है। तो अगर मैं मुद्रा की परिभाषा सिर्फ माध्यम के रूप में देता हूँ तो उसे मैं संकुचित परिभाषा यानी छोटी परिभाषा के नाम से जानता हूँ, यानी कि माध्यम के द्वारा इसकी परिभाषा देना। विस्तृत परिभाषा कब कहलाती है? जब इसके माध्यम में मापक, मान जैसी चीज़ों को भी जोड़ दिया जाता है तो वो विस्तृत परिभाषा बन जाती है। ठीक है, इसकी डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं कि किस तरीके से हमें एग्जाम के अंदर इसे लिखना पड़ता है। मुद्रा की कार्य आधारित परिभाषा। यह मुद्रा के 4 कार्यों पर आधारित परिभाषा है, अर्थात मुद्रा वह होती है जो मुद्रा कार्य करे। यदि कोई वस्तु भुगतान के रूप में स्वीकार हो गई है तो वह मुद्रा ही हो जाती है, चाहे उसकी वैधानिक स्थिति कुछ भी हो। तो मुद्रा की कार्य आधारित परिभाषा कहती है कि मुद्रा वो है जो मुद्रा कार्य करे। ये डेफिनेशन हमने सेम डेफिनेशन पढ़ी हुई है। जब मैंने मुद्रा के कार्य आपको समझाए थे तो वहाँ पर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन भी बताई थी, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। मुद्रा की संकुचित परिभाषा क्या कहती है?
यह भुगतान के माध्यम पर आधारित है। जब मुद्रा की परिभाषा केवल भुगतान के माध्यम के रूप में दी जाती है और मुद्रा के अन्य कार्यों की उपेक्षा मतलब छोड़ दिया जाता है की जाती है, तो इसे मुद्रा की संकुचित परिभाषा के नाम से जानते हैं। विस्तृत परिभाषा किसे कहते हैं? मुद्रा की। इस परिभाषा में भुगतान के माध्यम के साथ साथ मूल्य संचय का कार्य भी जोड़ दिया जाता है। ठीक है बच्चों, आइए नेक्स्ट समझते हैं। तरलता के आधार पर अधिक तरल और कम तरल में हमने इसको डिफाइन किया है। देखो, जो तरलता का मतलब क्या है? लिक्विड, ठीक है, लिक्विड की फॉर्म, यानी जिसे जितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सके, जिससे जितनी जल्दी सौदे किया जा सके। तो सबसे ज़्यादा जो तरल होता है वो होते हैं सिक्के और नोट। इनसे तो हम मार्केट में जाकर कभी भी किसी भी टाइम कोई भी सामान आसानी से खरीद सकते हैं। तो सबसे अधिक तरल बोला गया सिक्कों को और नोट को। उसके बाद जो बैंक में हम जमाए रखते हैं, जैसे हम ATM कार्ड से जाकर कोई सामान खरीद लेते हैं, ATM कार्ड स्वाइप करके सामान खरीद लेते हैं, या फिर हम नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट वगैरह करते हैं, तो वो भी तो बहुत अधिक तरल है, उसमें भी पेमेंट कभी भी हो जाती है। तो इसलिए हम उनको अधिक तरल मानते हैं, क्योंकि इनसे सौदे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी हो सकते हैं। कम तरल में हम वित्तीय परिसंपत्तियों को शामिल करते हैं, जैसे कि सरकार के बॉन्ड्स, शेयर वगैरह। ये सारी चीज़ें क्या है तो ये भी एक तरीके का लिक्विड फॉर्म, लेकिन इनके अंदर तरलता कम होती है। अगर आप सामान लेने के लिए मार्केट में जाओ, मैंने मार्केट के अंदर से 500 रुपये का सामान खरीदना है और मेरे पास सरकार के द्वारा दिया गया एक बॉन्ड पड़ा है। बॉन्ड मतलब वित्तीय संपत्ति जिसे हम बोल सकते हैं, यानी कि सरकार के घर में जाकर मैं उसको दिखाऊंगा तो मुझे 500 रुपये मिलेंगे। मैं किसी दुकान पर लेके जाता हूँ, बोलता हूँ भाई मुझे 500 रुपये की ये शर्ट दे दो। अब उसने मेरे से पेमेंट मांगा, तो पेमेंट में मैंने उसे क्या दिया? वो बॉन्ड दिया जो सरकार का। मैंने बोला लो, सरकार के घर जाकर इससे 500 रुपये आप ले लेना। वो व्यक्ति लेने से मना कर सकता है, क्या बोलेगा? भाई मैं इतनी झंझट में नहीं पड़ूंगा, आप मुझे कृपया करके कैश दे। तो भाई है तो वो भी एक तरीके की मुद्रा, लेकिन उसको सही मुद्रा में लाने में, यानी कि उससे शॉपिंग करने में, उससे कोई सामान खरीदने में, उससे भुगतान करने में हमें टाइम लग जाता है, इसलिए हम उसको बोलते हैं वो कम तरल है। ठीक है बच्चों, आइए तो तरलता के आधार पर हम इसकी डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं। तरलता के आधार पर परिभाषाएं। मुद्रा में सामान्य स्वीकार्यता का गुण पाया जाता है जो इसे सर्वाधिक तरल संपत्ति बना देता है। सिक्के, करेंसी, नोट बैंक मुद्रा के सर्वाधिक तरल रूप हैं, यानी कि सिक्के, करेंसी, बैंक मुद्रा ये सबसे ज़्यादा तरल माने जाते हैं, यानी कि इनसे भुगतान बड़ी आसानी से कभी भी किया जा सकता है। ठीक है, अगले नंबर पे निकट मुद्रा। बच्चों, जो कम तरल होता है उनको हम निकट मुद्रा के नाम से जानते हैं। इनमें उन वित्तीय परिसंपत्तियों को शामिल किया जाता है जो कि सिक्के और करेंसी नोट जैसे तरल नहीं होते, परंतु ऋणों के भुगतान के लिए आसानी से मुद्रा में परिवर्तन किए जा सकते हैं। उदाहरण के लिए राष्ट्रीय बचत खाते, सार्वधिक जमा, रसीद, बॉन्ड आदि। ठीक है, तो आज मैंने आपको आज की क्लास में मुद्रा की अलग अलग डेफिनेशन के ऊपर काम करना बताया कि मुद्रा की अलग अलग डेफिनेशन किस तरीके से एग्ज़ाम के अंदर लिखी जा सकती है। आप सारे बच्चे इनको नोट कर लें, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम में इस पे क्वेश्चन 4 नंबर का बन सकता है, क्वेश्चन 3 नंबर का बन सकता है, क्वेश्चन 1 नंबर का MCQ में आ सकता है, क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स की फॉर्म में आ सकता है। तो आप इसको सही ढंग से अच्छे से रीड करें, अच्छे से समझें, तो आपके जितने भी इसमें टॉपिक पे नंबर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएंगे वो आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर जिसमें मैं आपको मुद्रा पूर्ति समझाऊंगा। ठीक है।